आज हमारा लेक्चर वैद्युत क्षेत्र का है। फिजिक्स सरल शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल उमेश सर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निरंतर आपको टॉपिक टू टॉपिक वीडियो आपको लेक्चर 1, 2, 3 के माध्यम से मिलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा लेक्चर वैद्युत क्षेत्र का है। आज का हमारा लेक्चर वैद्युत क्षेत्र का है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसे कैसे एक्सपीरियंस करें, इसके बारे में आपको शुरुआती तौर पर हम सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक चार्ज Q है, यदि आप इससे कुछ डिस्टेंस पर एक अदर चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? निश्चित बात है, कूलॉम्स लॉ पर इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। या दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो निश्चित है रिपल्सन, यदि अपोजिट साइन है इनके तो अट्रैक्शन होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें फोर्स लगता है, हम इस Q चार्ज को क्या करें, यहां से हटा लें तो क्या इस Q के पास कुछ बचा? अब आपका प्रश्न होगा, इस Q के पास जो चीज बचा है उसे हम व्यक्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र में। तो यानी जो ये हमारे पास कोई भी चार्ज है उसके चारों ओर एक निश्चित एरिया में वो दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस मॉलिक्यूल यहां रखा, यहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है और हम Q को यहां रख देते हैं और यहां पर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्षेत्र नहीं है और यहां पर क्षेत्र है। तो एक डिफिनेशन हमारी बन सकती है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी कोई दूसरा आवेश आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है, वही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र का संख्यात्मक मान जो आपका है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, एनसीईआरटी में आपको वैद्युत क्षेत्र ही लिखा मिलेगा जिसका नोटेशन है E, और एक है वैद्युत विभव जिसका नोटेशन है V। ये वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम परिमाण निकालना चाहें तो हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र कैसे बना, ध्यान रखिएगा। कोई आवेश है, उसके चारों ओर की जो एरिया है उसमें किसी अन्य आवेश पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये सदिश राशि है और ये हमारी क्या राशि है? अदिश राशि। अब हम बात करें, ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर में चर्चा करने को है, ये टॉपिक हमारे अगले चैप्टर में है। थोड़ा सा और भी ध्यान दें कि हम वैद्युत क्षेत्र को एक अन्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण भी इसका कर सकते हैं। और ये ग्राफीय जो निरूपण है इसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वैद्युत क्षेत्र चल रहा है, उसके अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एनसीईआरटी के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र पढ़ने का ही प्रयास करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? जरा आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। मान लीजिए कि कोई चार्ज आपके पास कैपिटल Q है, आप बताइए इससे किसी डिस्टेंस r पर स्थित कोई पॉइंट P है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या है। तो जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण आपको
मिलता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, यानी जो आवेश है और ये दूरी है इसका वर्ग। इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, उसके कारण R दूरी पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। पॉइंट चार्ज Q के कारण R दूरी पर उत्पन्न बिंदु पर। अब बात करें इसका, हमें वेक्टर अभी फॉर्म देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है। आप यूनिट वेक्टर आर से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। यूनिट वेक्टर आर से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अभी यदि हम इस पॉइंट पी पर हम एक अदर चार्ज स्मॉल क्यू रख दें तो इस पर एक फोर्स लगने लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी कूलाम के लॉ से 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। जरा आप देखिए 1 और 2 को आप देखें तो 1 और 2 में आप देखेंगे कि ये F इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी पूरी किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे E के इक्वल है और ये हमारे पास Q है। यहीं से हम चाहें तो E इक्वल क्या बन जाएगा, F बाई Q। आप देखें E भी R का आपका R पर वैरी करता है और F भी आपका R पर ही वैरी करता है। तो E इज इक्वल टू F बाई Q हो गया। यहां से हम चाहें तो यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, F। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बिंदु पर, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आप किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहते हैं तो उस पर एक कूलाम का आवेश रख दीजिए, उस पर जितना बल लगेगा वही उस पर क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर आपको एक थोड़ा चर्चा करने वाली बात है कि जो ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू क्या करता है, इस बिंदु P पर लगने वाले बल की जांच करता है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। क्या नाम है इसका, टेस्ट चार्ज। इसलिए इसका क्या नाम है, टेस्ट चार्ज। अब आप बात करें, ये कैपिटल Q वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसे सोर्स चार्ज कहते हैं, स्रोत चार्ज। यानी ये सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पर जो स्मॉल क्यू है उसे हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, परीक्षण आवेश कह सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर एक फिजिक्स समझने वाली है, इसे भी थोड़ा जान लें कि जो स्मॉल क्यू है, ये क्यू स्मॉल क्यू पर बल लगाता है। अच्छा बताइए, क्यू का मान ज्यादा हो तो ये कैपिटल क्यू पर भी बल लगाएगा। सपोज दैट सिमिलर चार्ज साइन हो तो कैपिटल क्यू हमारा रिपेल होगा। अभी क्यू को इसके करीब लाए तो ये चल सकता है। ऐसी दशा में जरूरी है कि स्मॉल क्यू का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, इस क्यू की स्थिति वैरी करने लगेगी। तो यहां पर बहुत अच्छा सा वर्क आपके पास है कि E इज इक्वल टू, एक लिमिट लगा देंगे, लिमिट Q टेंस टू 0, यह Q बहुत स्मॉल है, Q टेंस टू 0 बट Q नॉट इक्वल टू 0, Q टेंस टू 0 एंड F बाई Q। ये बहुत अच्छी डिफिनेशन बनेगी आपकी। यहां पर आपको बताना जरूरी है कि इस Q का मान कम होना चाहिए, कम नहीं होगा तो कैपिटल Q हमारा क्या होगा, वैरी करने लगेगा इधर उधर। इससे क्या करते हैं, स्मॉल Q की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, बहुत कम रखेंगे। इसकी वैल्यू को हम, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब आपके पास यहां पर दो बातें ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी
पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो स्मॉल क्यू पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती? स्मॉल क्यू पर वो निर्भर नहीं करती है, केवल और केवल किस पर निर्भर करती है? आर पर। किस पर निर्भर करती है? आर पर निर्भर करती है। अब आप यहां से एक फार्मूला भी पाते हैं। इस ई का जो मात्रक है, यूनिट है, क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा न्यूटन पर कूलम। एक अन्य भी यूनिट आपको मिलेगा जो अगले चैप्टर में, वोल्ट बटे मीटर। यहां से न्यूटन बटे कूलम को भी आप देखेंगे तो न्यूटन बटे कूलम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर, और फिर क्यू का आईटी होता है तो सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर -1। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि एफ हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बड़ी बात है कि इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो निश्चित बात है जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उसी पर होगा। क्या होगा? तो इस पर जो ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन आपका चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। अब आप इसे स्मॉल रखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप देखेंगे कि आउटसाइड यदि ये क्या होता आपका, क्योंकि ये आपने कहा आपसे कि ये Q टेंड्स टू 0 है। ध्यान दीजिएगा कि जीरो से बड़ा थोड़ा सा होगा, इसलिए इसे नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान दें कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो आउटसाइड, आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों पॉजिटिव होंगे आउटसाइड, यदि ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा? इनसाइड। यानी लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप आगे आप देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल चुकी है, इसका यूनिट मिल चुका है। अब हम बात करें कि एक जो दूसरा वर्क है इसमें, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी बनी है, अभी ये बहुत सारे चार्ज हों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं और ये किसी बिंदु P पर क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हो। तो इन सभी का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, यानी बहुत सारे आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेते हैं वो हम क्या करते हैं? पहले के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेक्टर सम कर लेते हैं। अब यदि आप देखें कि Q1 आपका Q1 से R1 दूरी पर हो, भाई Q1 आवेश से R1 दूरी पर आपको कोई बिंदु P हो, वहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर R1 आप ले लेंगे प्लस 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2। ऐसे आप सारे को ऐड करते जाएंगे। यहां पर देखें छात्रों 1/4πε0 कॉमन है, सिग्मा लगा दीजिए, I = 1 to क्या कर दीजिए? n कर दीजिए। ये ध्यान दीजिए कहां पर? बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहां पर 1P कर दीजिए। ये उस बिंदु P का नाम है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो I बराबर 1P से क्या होगा? n होगा, और QIP बटे RIP का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने सिंगल आवेश के कारण, सिंगल चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे आवेश हों, उसके कारण किसी बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो सारे आवेशों के कारण जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम कर लीजिए। और आप वेक्टर सम करेंगे तो आप देखेंगे E = 1/4πε0, I = 1P to n Q बटे RIP का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? RIP यूनिट वेक्टर RIP, जहां I की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक बदलती है। कितनी बदलती है? 1 से लेकर n तक बदलती है। थोड़ा सा आपसे चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो गई। अब बात करें हम
ग्राफीय निरूपण की वैद्युत बल रेखा की बात कर लेते हैं। वैद्युत बल रेखा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम डायरेक्शन की निकालेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप इसके समीप कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, श्योर है। आप थोड़ा दूर रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और थोड़ा दूर रखेंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, और भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखा है, पॉजिटिव चार्ज। अब बात हम करें कि यदि हम इसके इस साइड में भी देखते हैं तो ऐसे हम देखेंगे कि ये हमारी लाइंस हैं, इनकी लेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि किसी भी चार्ज से दूरी बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। अब इन सारी लाइंस को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा जिसे आप कहते हैं, वो हमको मिल जाएगी। ये रेखाएं आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत तक हो सकती हैं, पर हम 2-4 बना लेते हैं, ऐसे आपके पास बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी। तो यहां पर आपसे इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी हुआ। आप क्या देखते हैं कि कोई आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आउटसाइड की ओर जाती है। अभी यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता तो निश्चित बात है, यदि हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब टेस्ट चार्ज हम रखते तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या बनेगी, इनसाइड बनेगी, इनसाइड बनेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूर की ओर इनकी इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि दूर की ओर बल क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या देखते हैं कि यदि आप कोई नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, इनसाइड की ओर। अब इसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि कोई प्लस चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसे आप आउटसाइड इनसाइड ऐसे क्यों कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपके पास सोर्स चार्ज है, पैरेंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आप देखेंगे तो आउटसाइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो क्या है, वो एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं जो क्या बताती हैं, एक धन आवेश के चलने के मार्ग को बताती है। यानी इस आवेश के समीप कोई धन आवेश रखिए तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इस ऋण आवेश के समीप कोई धन आवेश रखिए तो वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इधर से भी आ सकता है। ये इनफाइनाइट रेखाएं हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ी सी चर्चा आपसे और भी करनी है। यानी वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर एक स्वतंत्र आवेश अकेला होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक बल रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है या क्या करता है, गति करता है। अब आपके पास मन में प्रश्न होगा, मन में प्रश्न है कि हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिए, ये डायरेक्शन इधर क्यों खींचे। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींचिए, वही क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। भाई हमारा धनावेश इधर जाएगा, इस पर स्पर्शी खींचिए ऐसे बनेगा, इस पर स्पर्शी खींचिए ऐसे बनेगा। तो जो स्वतंत्र धनावेश है उसके चलने वाले पथ पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको या वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको मिलेगी। वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें भी देखिए। प्रॉपर्टीज क्या है, जरा आप इधर ध्यान दें कि अभी आपके पास एक धन आवेश हो और एक क्या हो, एक आपके पास ऋण आवेश। तो बल रेखाएं क्या होंगी,
धनावेश से दूर की ओर जाएंगी, श्योर है, उम्मीद है धनावेश से दूर की ओर वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। और क्या होगा, आप देखेंगे ऋण आवेश की ओर आएंगी। किधर आएंगी, ऋण आवेश की ओर आएंगी बल रेखाएं। ये धन आवेश से दूर जा रही हैं और ये बल रेखाएं क्या है, ऋण आवेश की ओर आएंगी। जरा थोड़ा सा हम लोग और भी देखें तो ये धन आवेश से चल के ऋण आवेश को जाएंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल के ऋण आवेश को जाती हैं, पुनः वापस नहीं आती हैं। तो ये एक ओपन वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ओपन वक्र। तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। दूसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनके किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींचिए। मुझे इस बिंदु पर चाहिए दिशा, तो मुझे यहां पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। धनावेश हमारा किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इसलिए इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर बनेगा। अभी मैं कह रहा हूं यहां पर मैं रख दूं, ध्यान दीजिएगा, धनावेश, तो यहां पर जैसे धनावेश रखूंगा तो वो इधर आएगा, तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये बनेगा। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, एक और भी चीज है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी काट नहीं सकती। मान लीजिए काट दे, ये देखिए, मान ले काट दे, तो इस बिंदु पर एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, एक टेंजेंट ऐसे बनेगा। अब बताइए इस बिंदु पर परिभाषा से क्या है कि वैद्युत बल रेखा धनावेश के चलने के मार्ग को बताती है। तो जब आप इस बिंदु पर ऐसे दो लाइनें खींच देंगे, मान लीजिए बल रेखाएं कभी काट, अब मैं कह रहा हूं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यदि काटे तो क्या होगा, तो यहां पर धनावेश के चलने की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हैं तो क्या होती हैं, ये मिलने का प्रयास करती हैं। इससे पता चलता है कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनमें क्या है, अट्रैक्शन है। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक आपके पास प्लस चार्ज और दूसरा भी आपके पास प्लस चार्ज, तो ये बल रेखाएं सब आपकी आउटसाइड जाएंगी, ये बल रेखाएं आपके पास आउटसाइड जाएंगी। अब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां पर कोई बल रेखा नहीं होगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होगी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये यहां पर कोई भी इस बिंदु पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। इसका हम देखें, मान लीजिए ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 हो और इससे दूरी R1, इससे दूरी R2 हो, तो Q1 बाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये दोनों चार्ज इक्वल हो तो बीच में आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। आइए, तो आपने देखा, आपको बिल्कुल फाइनली समझना है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, आउटसाइड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। और कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कोई पॉजिटिव चार्ज तो आउटसाइड में डायरेक्शन और कोई नेगेटिव चार्ज तो इनसाइड में डायरेक्शन। अब आप देखें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज यहां पर 5 कूलम का रखा है प्लस, और इसके कारण मैं बिंदु P पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं तो क्या बनेगा, आउटसाइड। इसे मैं -3 कूलम रख दूं, इस बिंदु पर मैं पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं तो ये क्या बनेगा, इनसाइड। क्या बनेगा, इनसाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इनसाइड होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनकी क्या जरूरत है। हम किसी भी बिंदु पर कोई आवेश रखेंगे, बल से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप दो चीजें जानिएगा, थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए कि क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसे हम देखेंगे। तो आप जब इलेक्ट्रिक को स्थिर वैद्युत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युत, यानी जिसमें आवेश क्या हो रहे हो, स्थिर हो, तब तो हम कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन यदि दोनों आवेश क्या हो, त्वरित हो, तब हम कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से गणना नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लेंगे। वैद्युत क्षेत्र से ही तब हम समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। यानी यदि कोई प्रॉब्लम समय आधारित हो, ध्यान दीजिएगा, समय आधारित हो, तो ऐसी दशा में वैद्युत क्षेत्र का जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक और भी चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई चार्ज आपके पास प्लस क्यू है, इससे मैं आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया, ये भी आर दूरी पर, 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 ये भी आर दूरी पर। तो आप हमें बताइए कि इन सारे बिंदुओं पर क्या समान होगा, वैद्युत क्षेत्र समान। क्या समान होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, समान होगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कि कोई गोला होगा, उसके सेंटर पर कोई आवेश होगा, तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक समान। यदि कोई गोला है, उसके भीतर क्यों आवेश रखा है या कोई आवेश रखा हो, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, समान। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। जैसे एक जनरल प्रॉब्लम अक्सर आती है आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि मान लीजिए कि कोई भी आपका एक समबाहु त्रिभुज है और इस पर हम आपसे कह दें कि 3 समान परिमाण के आवेश आपने रख दिए और इस त्रिभुज के सेंटर पर आपसे कोई कहते कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका सीधा उत्तर है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 0। अब आप कैसे निकालेंगे, इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। देखिए तीनों आपके पास ई, इन दोनों ई का रिजल्टेंट भी क्या होगा, ई होगा, और ये दोनों ई और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपसे इक्वल चार्ज थे, प्लीज इक्वल चार्ज थे, चार्ज साइन के हो, आपसे फोर्स पूछ रहे हैं सेंटर पर और ये समबाहु त्रिभुज हो, तो ऐसी दिशा में फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। इस पर आधारित प्रॉब्लम F = QE, इस पर ट्रायंगल पर आधारित प्रॉब्लम। अभी आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए आपके पास कोई डायगोनल है, कोई आपके पास स्क्वायर है और उसके कॉर्नर पर आपने इक्वल चार्ज रख दिए हैं और इसके सेंटर पर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो इक्वल चार्ज होगा, सेम साइन का होगा, तो इस पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। फाइनली आज हम सीख के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट वर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी उसका परिमाणात्मक या संख्यात्मक वैल्यू है, ये सदिश है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q/r²।